बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो इंग्लिश उर्दू लीगल टर्म्स के हवाले से है। इंग्लिश उर्दू लीगल टर्म्स बेसिकली क्या मतलब है इनका, कि जैसे कि आपको पता है कि जुडिशरी के एग्ज़ाम के अंदर 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऐड किया गया कि जिसके अंदर या तो वो उर्दू का लफ्ज़ देगा या इंग्लिश का लफ्ज़ देगा या उसको एक्सप्लेन करने का कहेगा या उसके हवाले से एक सेंटेंस बनाने का कहेगा कि आप इसको मानी लिखने के बाद सेंटेंस में इस्तेमाल करें। और ये 20 नंबर वो है कि जो बेसिकली आपको पास करवाने के लिए रखे गए हैं, क्योंकि ये इंतहाई आसान तरीन क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे सेटअप के अंदर। अगर किसी प्रोवेंस के अंदर ये उर्दू इंग्लिश लीगल टर्म्स नहीं है या किसी इम्तिहान के अंदर ये चीज़ नहीं है, तो फिर भी बेसिकली जब हम इसमें चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो लॉ के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। आज की जो हमारी पहली टर्म है वो प्रॉम्प्ट डावर। डॉवर क्या होता है, हम इसको अगर इस लिहाज से यहीं पे इसके लफ्ज़ लिख लें तो डॉवर क्या है, हक मेहर। अब डॉवर या हक मेहर क्या होता है, ये एक ऐसा अमाउंट है जो कि अल्लाह ताला ने फ़िक्स किया है किसी भी फ़ीमेल के लिए कि जब भी शादी के वक्त कोई खामिद, क्यों, इसलिए कि ये साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द वुमेन है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अहकामात के ज़रिए से फ़र्ज़ कर दिया खामिद के ऊपर कि वो अपनी वाइफ को क्या अदा करेगा, डॉवर, हक मेहर। मेन चीज़ ये है कि डॉवर है क्या, हक मेहर। ये कंसिडरेशन है विच इज़ पेड बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ। अब अगली बात, इसको फिक्स कब किया जा सकता है, जहन में रखें, बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, इवन आफ्टर मैरिज, यानी कि इसका कोई टाइम नहीं है। शादी से पहले भी हो सकता है, शादी के वक्त भी और शादी के बाद भी। फर्दर क्या इसको बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, बदला जा सकता है। हाँ, हक मेहर को अगर खामिद चाहे तो बदल सकता है, पर सिर्फ बढ़ा सकता है, खामिद इसको कम नहीं कर सकता। वाइफ चाहे तो इसको माफ़ करने का हक रखती है, वो इसको माफ़ भी कर सकती। इसकी जो मेन काइंड्स हैं वो दो हैं, एक है प्रॉम्प्ट और एक है डेफर्ड। वैसे इसके अगर हम जनरल दो काइंड्स करें तो एक है जिसको हम कहते हैं कि नॉट फिक्स्ड, और एक जो है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। जो नॉट फिक्स्ड है इसके लिए जो लफ्ज़ है ये कस्टमरी डॉवर होता है। लेकिन जो लीगल टर्म्स की अगर हम बात करें, क्योंकि हम लीगल टर्म्स के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो हम फिक्स्ड डॉवर की दो काइंड्स की बात करेंगे। एक होता है प्रॉम्प्ट, जो लफ्ज़ उसने पेपर में देखना है, और एक होता है डेफर्ड। यहाँ पर क्योंकि दो लफ्ज़ जो हैं जो आप कंफ्यूज हमेशा आप लोग हो जाते हैं, ये जहन में रखना है कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये एन के साथ मुअज्जल है। ये क्या है, यहाँ पे एन है मुअज्जल, और डेफर्ड जो है ये वाव के साथ है मवज्जल। एक एन के साथ है, इस तरह के लफ्ज़ वो नॉर्मली देता है, एक क्या है, एन के साथ, और एक किसके साथ है, वाव के साथ। फ़र्क क्या है, अगर आपने एक लफ्ज़ सुना हो, किसी ने उजलत का लफ्ज़ कभी सुना है, उजलत का मतलब क्या होता है, जल्दी, तो फिर प्रॉम्प्ट कैसा होगा, मुअज्जल होगा, यानी कि उजलत वाला होगा, यानी कि जल्दी वाला होगा। और डेफर करने का मतलब क्या होता है, ताख़ीर कर देना। तो मुवज्जल क्या होगा, जो ताख़ीर से दिया जाएगा। तो डॉवर की दो काइंड्स जो हैं, प्रॉम्प्ट डावर और डेफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर क्या होता है, ये ऐसा डावर है जो कि एट द टाइम ऑफ मैरिज पे किया जाता है, और अगर खाविंद ये मुअज्जल हक महर अदा ना करे तो उस सूरत में बीवी उसके साथ जाने से इनकार कर सकती है, अगर उनकी जो मैरिज है वो कंजमेट ना हुई हो। अगर मैरिज कंजमेट हो चुकी फिर वो इनकार नहीं कर सकती, अगर कंजमेट नहीं हुई तो फिर उस सूरत में वो मुअज्जल अदा किए बगैर जाने से इनकार कर सकती है। मुवज्जल, अब जो मुवज्जल है और उजलत वाला मुअज्जल में बेसिक फ़र्क ये है, मुअज्जल औरत किसी भी वक्त प्रॉम्प्ट कर सकती है, मांग सकती है कि ये मुझे दें। डेफर्ड औरत नहीं मांग सकती। डेफर्ड सिर्फ औरत उस वक्त मांगेगी कि जब मैरिज डिज़ोल्व होगी। अगर मैरिज डिज़ोल्व नहीं होती और खामिद देना चाहे तो दे सकता है। फ़र्क दोनों में पता चल गया। प्रॉम्प्ट औरत किसी भी वक्त मांग सकती है, उसका हक है। डेफर्ड उस वक्त के जब मैरिज डिज़ोल्व होगी, या खामिद अगर पहले देना चाहे तो दे सकता है। लेकिन जो पेपर में लफ्ज़ चेक किया जाएगा वो क्या है, इसका एन के साथ। क्वेश्चन बेटे बाद में लेते हैं आपको। एन के साथ क्या है, मुअज्जल। सिर्फ जो बात आपने यहाँ पे याद रखनी है ना, जो आज का हमारा लेक्चर किस चीज़ का, लीगल टर्म्स का। जब हम इस्लामिक पर्सनल लॉ पढ़ेंगे तो फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ आपने ये देखना है कि ये लफ्ज़ क्या है, प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, मुअज्जल।
उजलत वाला वो हक महर जिसका फ़ौरन अदा किया जाना ज़रूरी है और ये औरत का हक है, वो किसी भी वक्त इसको क्लेम कर सकती है। मुवज्जल या डेफर्ड हक महर वो होता है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की सूरत में पेएबल होता है, अगर खाविंद पहले देना चाहे तो दे सकता है। इतनी बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद जनाब कुछ और इसमें अल्फाज जो हमारे लीगल टर्म्स के हवाले से हैं। मुतवल्ली का लफ्ज़ मेरे ख्याल में आप लोग बेहतर जानते हैं, उसको ज़रूरत नहीं। प्रीएम्पशन, अब प्रीएम्पशन क्या है, इसके लिए जो लफ्ज़ आपने याद रखना है, क्योंकि इस तरह की टर्म्स जो कॉमन है नॉर्मली पेपर में वही आती हैं। तो प्रीएम्पशन क्या है? हक़्क़े शुफ़ा। अब देखिए, अगर खाली प्रीएम्पशन है तो ये शुफ़ा है, अगर क्या होता राइट ऑफ प्रीएम्पशन तो फिर ये क्या हो जाता? हक़्क़े शुफ़ा। हक़्क़े शुफ़ा या राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या है? ये राइट टू परचेज द प्रॉपर्टी है। ये क्या है? राइट टू परचेज द प्रॉपर्टी इन प्रेफरेंस टू एनी अदर पर्सन। ये प्रॉपर्टी अगर आपने लिख दिया कि ये प्रॉपर्टी लेने का हक है तो ये गलत हो गया। ये जायदाद को ख़रीदने का हक है। अब ये ख़रीदने का हक किसके पास है? ये तीन लोग हैं। इसमें एक तो है को शेरर है, शाफ़ई शरीक। आपने लफ्ज़ याद रखना, मैं आपको भी समझा देता हूँ। को शेरर, शाफ़ई शरीक। उसके बाद शाफ़े खलीत, शाफ़े खलीत, और लास्ट पे है शाफ़ई जार। तीन है जनाब, शाफ़ई जार है, खलीत है। अब खलीत के साथ आपने जो लफ्ज़ याद रखना है वो हक़्क़े आसाइश का याद रखना। मैं आपको भी समझाता हूँ कि हक़्क़े आसाइश और ये क्या होता है। और यहाँ पर आपने याद रखना है एडजेसेंट लैंड ओनर। एडजेसेंट लैंड ओनर का लफ्ज़ आप याद रख लें, और यहाँ पे आप राइट ऑफ ईज़मेंट ये लफ्ज़ याद रख लें। क्या मतलब हुआ इसका? हक़्क़े शुफ़ा ये एक जायदाद को ख़रीदने का तरजीही हक़ है। अगर हम उर्दू में लिख रहे हैं तो ये कैसा हक़ है? तरजीही हक़। कि इस हक़ की बुनियाद पर कोई शख्स, कौन सा शख्स? तीन किस्म के लोग हैं कि जिनके पास हक़ है कि अगर कोई भी जायदाद बेची जाए तो पहला हक़ उन लोगों का है। सबसे पहले कौन है? शाफ़ई शरीक। शाफ़ई शरीक। तो शाफ़ई शरीक में क्या है? को शेरर, कि अगर कोई जायदाद जिसमें दो हिस्सेदार हैं और एक हिस्सेदार अपनी ज़मीन बेचना चाहता है तो पहला हक़ उस दूसरे हिस्सेदार का है कि वो ज़मीन को ख़रीदे। शाफ़ई खलीत जो हक़्क़े आसाइश, अब यहाँ पे हक़्क़े आसाइश और अगली टर्म भी ये भी आपको आ जानी चाहिए। कौन सी अगली टर्म है? राइट ऑफ ईज़मेंट या हक़्क़े आसाइश। ये राइट ऑफ ईज़मेंट क्या है? यह हक़्क़े आसाइश क्या है? एक शख्स की ज़मीन पर किसी दूसरे शख्स का हक़ है, अपनी ज़मीन पर नहीं है। एक शख्स का किसी दूसरे शख्स की ज़मीन पर जो हक़ है वो कौन सा राइट है? राइट ऑफ ईज़मेंट या हक़्क़े आसाइश। क्या मतलब? और इसके लिए जहन में रखें लफ्ज़ क्या है इसके लिए? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के लिए क्या लफ्ज़ आपने जहन में रखना है कि जब आप 20 साल, महबूब, कि जब आप क्या करते हैं? जब आप 20 साल किसी शख्स की ज़मीन से कोई हक़ इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका पक्का पक्का हक़ बन जाता है। ये होता क्या है? ये राइट ऑफ वे होता है, राइट ऑफ एयर होता है, राइट ऑफ वाटर होता है। तो अब क्या मतलब है? अब इसका ये सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ ले, ये एक ज़मीन है, इसके दो को शेरर है, ए और कौन है? बी। अगर ए ज़मीन बेचता है तो पहला हक़ किसका है? बी का। अगर बी ज़मीन बेचता है तो पहला हक़ किसका है? ए का। अच्छा, अब अगर या तो इसका हिस्सेदारी कितना है? एक, या ए और बी आपस में एक दूसरे की ज़मीन ख़रीदना नहीं चाहते तो दूसरा हक़ किसका है? शाफ़े खलीत का। किसका? वो कौन है? वो सी है, जो यहाँ से उसके घर में क्या जाता है? उसकी ज़मीन में क्या जाता है? पानी जाता है, या कोई रास्ता गुजरता है यहाँ से, तो वो कहता है जी कि अगर ये ज़मीन किसी और ने ख़रीदी तो हो सकता है वो मेरा रास्ता ना बंद कर दे। तो लिहाजा क्या है? दूसरा हक़ किसका हो गया? शाफ़े खलीत का।
अगर खलीत भी ना लेना चाहे तो इसके साथ यहाँ पर ये एडजेसेंट है, ये टच है, ये किसकी ज़मीन है? डी की। तो इसका हक है कि ये ज़मीन कौन ख़रीद सकता है? डी खरीद सकता है। तो आपने यहाँ पर टोटल जो लफ्ज़ याद रखने हैं वो 4 और 1 5 लीगल टर्म्स के हवाले से। प्रीएम्पशन, जायदाद को ख़रीदने का तरजीही हक है जो 3 लोगों को हासिल है, शाफ़े शरीक को, खलीत को और जार को। अगर वो खाली शाफ़े शरीक का पूछे तो ये वो हिस्सादार है कि जिसके पास उस हिस्सादार होने की बुनियाद पर किसी भी जायदाद को ख़रीदने का तरजीही हक है। ये कौन हो जाएगा? ये उसका हिस्सेदार हो जाएगा। उसके बाद क्या जनाब, उसके बाद फर्दर इसमें क्या आ जाएगा? उसके बाद फर्दर इसमें आ जाएगा शाफ़े खलीत, एक ऐसा शख्स जो हक़ के आसाइश इस्तेमाल करता है। कौन सा हक़ इस्तेमाल करता है? हक़ के आसाइश। हक़ आसाइश क्या है? राइट ऑफ वे, वाटर और एयर जो इस्तेमाल करता है उसका हक़ है कि वो ज़मीन को ख़रीद सके। और तीसरा किसके पास है? शाफ़े जार के पास है। शाफ़े जार कौन है? जो एडजेसेंट लैंड ओनर है और इस वजह से उसके पास ये हक़ है। ये 3 टर्म्स आपकी ये होगी, शाफ़े खलीत हो गया, शाफ़े शरीक हो गया, शाफ़े जार हो गया और हक़ के शुफ़ा हो गया। उसके बाद इसमें 3 तलब हैं। जो हक़ के शुफ़ा का प्रोसेस है इसमें कितनी तलब है? 3। क्योंकि यहाँ पे हम प्रोसेस तो नहीं पढ़ रहे, हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? 3 की 3 तलब पढ़ेंगे और उन 3 तलब के हवाले से जो उर्दू और इंग्लिश टर्म्स है उसको देखेंगे। जो पहली तलब है इमीडिएट डिमांड, जिसको फ़र्स्ट डिमांड कहते हैं। पहली तलब को क्या कहते हैं? फ़र्स्ट डिमांड। और ये इमीडिएटली की जाती है। क्या की जाती है? इसके लिए जो इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वो कौन सी डिमांड होती है? जंपिंग डिमांड। कौन सी डिमांड है ये? जंपिंग डिमांड। जो पहली इसमें आपके हक़ शुफ़ा के अंदर होती है वो इसको तलबे मुआसबत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये 2 लफ्ज़ आपने मेन, क्योंकि मैंने सब के सब लिख दिया कि अगर वो फर्स्ट डिमांड लिखे, इमीडिएट डिमांड लिखे या ज़्यादातर होगा तलबे मुआसबत लिखेगा, आपने जंपिंग डिमांड बताना होगा, वो जंपिंग डिमांड लिखेगा और आपने क्या बताना होगा? तलबे मुआसबत। तो जंपिंग डिमांड या तलबे मुआसबत। अच्छा जनाब, आज हम वापस से इसको क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे मैंने आपको 5 टर्म्स बताई हैं। अब प्रीएम्पशन क्या है? ये हक़ शुफ़ा है, किसी भी जायदाद को ख़रीदने का तरजीही हक़। तरजीही हक़ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी शख्स, जैसे कि यहाँ पे ए है, अगर अपनी जायदाद बेचेगा तो पहला हक़ किसका है? बी का है। लेकिन ये जायदाद ख़रीदने का हक़ है, मतलब ये है कि लेने का हक़ नहीं है। जिस रेट पे वो किसी और को बेच रहा होगा उसी रेट पर इसके पास लेने का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने टर्म्स के हवाले से सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि प्रीएम्पशन क्या है? हक़ के शुफ़ा है, जायदाद को ख़रीदने का तरजीही हक़ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं को शेयर, तो ये कौन है? शाफ़े शरीक। इसका सबसे पहला हक़ है किसी भी जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त। दूसरा हक़ किसका है? शाफ़े खलीत। शाफ़े खलीत की क्या तारीफ़ है? वो शख्स जो किसी शख्स की ज़मीन से हक़ आसाइश यानी कि राइट ऑफ वे, वाटर और एयर, लाइट जो इस्तेमाल करो तो वो क्या कहता हो? शाफ़े खलीत। और शाफ़े जार कौन होता है? द एडजेसेंट लैंड ओनर। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रख लें, जो एडजेसेंट होता है मतलब ये होता है कि जो ये साथ वाला बंदा है ना, सिर्फ उसका ये ज़मीन ख़रीदने का हक़ है। जो इस गली, इस सड़क के उस तरफ वाला बंदा है वो एडजेसेंट में फ़ाल नहीं करता। और जहाँ तक बात है, जो मैंने आपको इसकी डिमांड्स के बारे में मैं पढ़ा रहा था, तो पहली डिमांड क्या है? जंपिंग डिमांड है। जंपिंग डिमांड में यही जो अभी हम आटे की बात कर रहे थे, रोटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे केस ला है प्रॉपर। उसमें यह था कि बीबी आटा गूंद रही थी तो उसको पता चला कि जनाब फ़लाँ शख्स ने अपनी ज़मीन क्या कर दी है? बेच दी है। तो बीबी गई, उसने जाके पहले अपने हाथ शाथ धोए। अब केस में तो हाथ शाथ लिखा हुआ लाजमी बात, उसने हाथ भी धोए होंगे, मुंह हाथ धो के उसने पहले थोड़ा सा मेकअप शेकअप किया होगा, सारा कुछ किया होगा। बट केस ला जो है वो यही लिखा होगा उसने क्या किए? हाथ शाथ धोए और आके उसने कहा कि जनाब मैं ये ज़मीन ख़रीदना चाहती हूँ। उन्होंने कहा सॉरी, आपका राइट चला गया। तो क्या होना चाहिए था? उसी आटा गूंदते वक्त ही आप आटे वाले हाथों के साथ ही क्या करते? ये ऐलान करते कि जी मैं ये ज़मीन ख़रीदना चाहता या चाहती हूँ। क्योंकि इसका नाम क्या है? जंपिंग डिमांड इसका नाम है ही क्यों कि जैसे ही आपको पता चले तो जैसे एक बंदा फ़ौरन क्या करता है? जंप करता है कि जी हाँ मैं ये मेरी ज़मीन है, मैं ये हक़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये जब तक इसमें तासुर नहीं आएगा तब तक ये डिमांड कंप्लीट नहीं होगी। और जब तक आपके हक़ शुफ़ा के अंदर ये डिमांड ना हो, इसको जो आपने याद रखना वो तलबे मुआसबत, पहले लफ्ज़ के तलबे मुआसबत। और अगली बात क्या? जंपिंग डिमांड। ये पहली डिमांड है कि जैसे ही किसी बंदे के इल्म में आता है कि कोई ज़मीन बेच दी गई है तो उस पर जो डिमांड करता है वो क्या होता है? तलबे मुआसबत या जंपिंग डिमांड। दूसरी है तलबे तकरार। एक तलबे तकरार भी कहते हैं इसको,
दूसरी तलब को। तलबे तकरार भी इसी को कहते हैं। अब तकरार का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बार बार क्या करना? रिपीट करना। और इसी को कहते हैं तलबे इशहद। तलबे इशहद, इशहद शहादत से निकला। शहादत किसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है? गवाही के लिए। तो ये कौन सी होगी डिमांड आपकी? ये आपकी सेकंड डिमांड होती है। और ये सेकंड डिमांड कैसे होती है? ये सेकंड डिमांड होती है डिमांड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस। डिमांड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस। तो हक़ शुफ़ा का जो राइट है वो इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जैसे ही आपके नॉलेज में आए कि कोई ज़मीन बेच दी गई है जिसके ऊपर आप अपना हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करते हैं, तो आप फ़ौरन उसकी तलब करें। और उसके बाद सेकेंडली ये है कि आप गवाहों की मौजूदगी में इस चीज़ का इजहार करें कि आप फ़लाँ ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं। तो ये दूसरी तलब इशहद क्या है या तलब तकरार क्या है? ये डिमांड है इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस। इट इज़ द सेकंड डिमांड मेड बाय द शाफ़ी। कौन सा शाफ़ी? वो शरीक भी हो सकता है, खलीत भी हो सकता है और जार भी हो सकता है। जो किसी भी ज़मीन को लेने के लिए जो डिमांड करता है वो तलब तकरार या तलब तकरार क्यों कहा? क्योंकि हमने पहले एक बार जो उसकी जंपिंग डिमांड में उसको मांगा और फिर दोबारा उसको हम क्या कर रहे हैं? तकरार कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों डिमांड्स एक साथ इकट्ठी भी हो सकती हैं। मतलब जैसे किसी को पता चला, उसने कहा जी मैं अपना हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और आप लोग इसके क्या हो जाए? गवाह हो जाए। तो ये क्या होगी? दोनों डिमांड्स इकट्ठी भी हो सकती हैं। तीसरी डिमांड है तलबे खसूमत। तलबे खसूमत। अब ये लफ्ज़ ऐसे है ना, क्योंकि इसमें देखिए ये खसूमत और मुआसबत ये अक्सर मिक्स हो जाते हैं। इस तरह का लफ्ज़ उसका बड़ा फेवरेट लफ्ज़ होता है। ये डिमांड थ्रू कोर्ट होती है। डिमांड थ्रू कोर्ट का मतलब क्या है? डिमांड थ्रू कोर्ट का मतलब ये है कि जब आपने हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करने के लिए पहली दो डिमांड्स कर ली और पहली दो डिमांड्स के बावजूद उस शख्स ने अपनी ज़मीन आपके नाम पर आपको बेची नहीं है, तो उस सूरत में आप अदालत में जाते हैं। अदालत सबसे पहली बात, और अगर आप इसी चीज़ को समझ लें, आपको अगली एक और चीज़ समझ आ जाएगी कि जब भी आप इसको ड्राफ्ट करेंगे ना, किसी भी दावे को, किस चीज़ के दावे को? प्रीएम्पशन सूट का कोई भी आप दावा ड्राफ्ट करेंगे, उसमें ज़रूर लिखा होगा कि फ़लाँ वक्त आपको जैसे ही पता चला आपने क्या किया? फर्स्ट डिमांड की, और उसके बाद आपने फ़लाँ तारीख को सेकंड डिमांड की। आज मैं थ्रू कोर्ट इसलिए आया क्योंकि वो पहली दो डिमांड के बावजूद वो बंदा मुझे ज़मीन बेचने के लिए तैयार। तो बेसिकली ड्राफ्टिंग किसके ऊपर बेस करता है? उसके सब्सटेंटिव नॉलेज के ऊपर। सब्सटेंटिव नॉलेज क्या है किसी भी चीज़ के हवाले से, वो हमें जब तक पता नहीं होगा हम आगे नहीं चलेंगे। टोटल प्रीएम्पशन, पूरा जो प्रीएम्पशन का मामला है, इसमें टोटल बातें 7 हैं। कितनी है? और ये 7 के साथ आपकी लीगल टर्म्स है। पहली बात, हक़ शुफ़ा क्या है? राइट ऑफ प्रीएम्पशन, एक राइट ऑफ प्रेफरेंस टू परचेज एनी प्रॉपर्टी। दूसरी बात, ये राइट एक्सरसाइज कौन कर सकता है? इसकी कितनी कैटेगरी हैं? 3 जो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? शरीक, खलीत और शाफ़े जार। शरीक को शेयरर, खलीत जो राइट ऑफ ईजमेंट यूज़ करे, और जार जो एडजेसेंट लैंड ओनर है वो। उसके बाद इसके एक्सरसाइज करने का तरीकाकार क्या है? इसकी कितनी डिमांड्स हैं? 3। जंपिंग डिमांड या तलबे मुआसबत जो फ़ौरन होगी, तलबे इशहद या डिमांड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस जिसको तलबे तकरार भी कहा जाता है, जो गवाहों की मौजूदगी में होगी, और तलबे खसूमत या डिमांड थ्रू कोर्ट। ये कब होगी? अगर पहली दो डिमांड्स आपने की हैं तब। अगर पहली दो डिमांड्स नहीं की तो फिर आप इसके ऊपर नहीं कर सके। उसके बाद कुछ और जो टर्म्स हैं जो बेसिकली ये भी मुस्लिम, और अगर मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊँ, क्योंकि अभी बच्चे कह रहे थे कि हम ये पढ़ा दें, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में लीगल टर्म्स को अलग से पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने पहले पढ़ा, डावर के बारे में पढ़ा ना हमने, जो चीज़ें हमने डावर के बारे में पढ़ी वो हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ में पढ़ ली है। अब कुछ चीज़ें और हैं जो अभी इसमें और लीगल टर्म्स मौजूद हैं, ये भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से, बट आपको यहाँ पर थोड़ी सी उसके मैं आइडिया दे देता हूँ। खुला, उसके बाद इजहार या जहार वैसे कहा जाता है इसको, जहार और इला। जहार है, खुला है, जहार है, वो इसमें गलती से इजहार लिखा हुआ है, ये जहार है। और उसके बाद क्या है? इला। खुला, जहार और इला, ये तीनों जो है ये क्या है? और इसमें मुबर्रत भी है, लियान भी है। मुबर्रत और लियान। अच्छा, जो इस तरह की टर्मिनोलॉजी होती है वो इंग्लिश उर्दू में क्या होती है? बेसिकली सेम ही होती है। ये पांचों के पांचों क्या है? मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है। खुला क्या है? खुला है कि जब फीमेल अगेंस्ट कंसिडरेशन, फीमेल क्या करती है? अगेंस्ट कंसिडरेशन अपने खाविंद से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्लेम करती है कि जी मैरिज को डिसॉल्व करो ऑन दिस कंसिडरेशन, तो वो क्या होगा?
खुला। तो अब पहली चीज़ ये, खुला हमेशा कौन एक्सरसाइज करेगा? सिर्फ और सिर्फ किसका हक है? औरत का। और किसके बदले में है ये? किसी भी कंसिडरेशन के बदले में वो पे ऑफ करेगी। ज़हार ये ज़माना जहालत में एक तरीक़ाकार था कि जिसमें कोई भी खामिद अपनी बीवी के लिए एक कसम उठा के कहता था कि आज से तेरी पीठ मेरे लिए मेरी माँ के, मेरी बहन के बराबर, और माँ और बहन ऐसे हैं कि जिनके साथ कोई आप रिलेशन नहीं रख सकते। तो जब वो ऐसी बात करता था तो उसके बाद इसको उस वक्त तलाक तस्वर नहीं किया जाता था, बट वो अपनी बीवी के करीब भी नहीं जाता था इस कसम की वजह से। तो होता क्या था कि वो जो बीवी थी वो लटक जाती थी। तो लिहाजा शरीयत ने इसको क्या कर दिया? ज़हार को कहा कि आज के बाद अगर कोई शख्स, बेसिकली ये ज़ाहिर करने के मुतल्लिक़ क्या है? ज़हार क्या है? ज़ाहिर करना, कि वो ज़ाहिर करता था किसी भी अपनी बीवी को अपनी माँ और अपनी बहन के बराबर। शरीयत ने क्या देखा, अगर अब कोई शख्स अपनी बीवी को इस तरह ज़हार करेगा तो वो क्या तस्वर किया जाएगा? ज़हार करने के बाद अगर वो उसके साथ रुजू नहीं करेगा तो इसको तलाक समझा जाएगा। इसी तरह ईला और ज़हार तकरीबन एक जैसे ही। फ़र्क क्या है कि ज़हार में वो कसम खाता था कि आज से मेरी बीवी की पीठ मुझ पर मेरी माँ बहन जैसी, और ईला में वो वैसे कसम खाता था कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ मैं आज के बाद अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊँगा। तो इस्लाम ने इसको भी क्या कर दिया? इसको भी तलाक के इक्वल कर दिया। मुबर्रत और खुला में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? ये मुबर्रत आजकल के जो हमारे मॉडर्न लोग हैं, जब वो क्या नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या है कि वो कहते हैं कि चलो ठीक है जी, हम मामले को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। फ़र्क ये है, गौर से सुन ले तीनों का, तलाक, खुला और मुबर्रत। तलाक कौन देता है? तलाक कौन देता है? हस्बैंड। और जो खुला है वो कौन लेती है? खुला कौन लेती है? वाइफ। और जो मुबर्रत है, मुबर्रत ये है, ये लफ्ज़ निकला है बरात से। किससे? बरात या बरी होना। बरी होने का मतलब क्या होता है? छोड़ना, आज़ाद करना। ये इस पे क्या है? हस्बैंड या वाइफ। अब फ़र्क क्या है? जब भी कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देगा तो उसको हक महर देगा। जब भी औरत कोई अपने खामन से खुला लेगी तो हक महर को छोड़ेगी। और जब भी बात हम किसकी करेंगे? मुबर्रत की, बरी होने की, तो ये आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों बैठ जाएंगे, ना उसमें हक महर देना है ना छोड़ना। जो आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस उनके आपस में क्या हो जाएंगी? डिसाइड होंगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस रिश्ते को क्या कर दिया जाएगा? ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये मुबर्रत। तो मुबर्रत में डिमांड कौन करता है? दोनों कर सकते हैं। मुबर्रत में क्या हक महर देना कि नहीं देना, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये क्या तरीक़ाकार है कि जिसमें अगर कभी मियाँ वाली की सूरत में कहा जाए तो क्या होगा कि वाइफ अपने खामिद को कहे कि मेरा भिरा, हाँ मेरा तेरे नाल गुजारा कोई नहीं। आगे से वो भी कहे ठीक है मेरी बहन, आई तो बात साढ़े राह अलग। तो ये जो है वो इस तरह का तरीक़ाकार है कि जिसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इसमें जो मेन लफ्ज़ है ना, जो पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला लफ्ज़ है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। इस तरह का लफ्ज़ आ सकता है क्योंकि ये लफ्ज़ रूटीन से हट के है। अख़यारुल बलूग़, बलूग़ का लफ्ज़ आप, अख़यारुल बलूग़, बलूग़ का लफ्ज़ आप के नॉलेज में होगा जो किस लफ्ज़ के साथ है? बालिग़। अख़यारुल बलूग़ ये बेसिकली, अच्छा अगर मैं आपको कहूँ ना कि व्हाट इज़ द प्योर राइट ऑफ वुमेन टू डिज़ोल्व द मैरिज, वो सिर्फ अख़यारुल बलूग़ है। प्योर राइट मैंने क्यों कहा है? प्योर राइट इसलिए कहा है कि खुला में जब तक उसका हस्बैंड कंसेंट नहीं देगा खुला मुकम्मल नहीं होती। खुला में ये होता है कि औरत मांगती है और खामिद असेंट देता है। लेकिन अख़यारुल बलूग़ या ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी में क्या होता है? अख़यारुल बलूग़ या ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी में ये होता है कि जो हस्बैंड है उसकी कंसेंट ज़रूरी नहीं है, बट ये बड़ा एक लिमिटेड स्कोप के साथ कि अगर किसी भी फ़ीमेल को 15 साल से कम उम्र में उसके गार्डियन ने किसी के निकाह में दे दिया हो और वो निकाह अभी निकाह ही हो, रुखसती अभी उसमें ना हुई हो, तो ऐसी लड़की 15 से 18 साल के दरमियान अगर चाहे तो अख़यारुल बलूग़ की बुनियाद पर उस निकाह को ख़त्म कर सकती है। और मुल्तान हाई कोर्ट की जजमेंट है कि इस मकसद के लिए उसको खाविंद की कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं है और इवन नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं। जिस तरह खाविंद अपने इख्तियार करता है कि तलाक तलाक तलाक, इसी तरह औरत अख़यारुल बलूग़ में क्या कर सकती है?
खाविंद को छोड़ने का हक रखती है बग़ैर खाविंद की मर्ज़ी के। तो ये क्या कहलाता है? अख़यारुल बलूग़, अख़यारुल बलूग़ कहलाता है। इसमें एक और भी है जो आपसे पूछी जा सकती है, डेलीगेटेड डाइवोर्स है। डेलीगेटेड डाइवोर्स या उर्दू में इसको क्या कहते हैं? तलाक़े तफवीज़। क्या कहते हैं? तफवीज़ कर देना, डेलीगेट कर देना। ये क्या है कि जब कोई भी खामिंद अपनी बीवी को तलाक़ का हक़ क्या देता है? डेलीगेट कर देता है, तलाक़ तफवीज़ कहलाता है। बस इतनी, अगर उर्दू इंग्लिश लीगल टर्म्स की बात करो तो सिर्फ इतनी सी बात आपको जहन में होनी चाहिए कि ये भी हक़ कब दिया जा सकता है? बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर मैरिज। अगर कोई भी खामिंद अपनी बीवी को ये हक़ दे दे कि वो उससे तलाक़ दे नहीं सकती, वो उससे तलाक़ ले सकती, तो बंदा कहता है खुला का हक़ तो पहले भी था, तो फिर ये तलाक़ तफवीज़ में क्या हो जाएगा? ओ भाई, खुला का हक़ था जिसमें औरत कुछ देती है या कुछ छोड़ती है, और तलाक़ तफवीज़ में क्या होगा? क्योंकि ये तलाक़ है, वो जब तलाक़ देगी तो पूरे हक़ महर की भी हक़दार रहेगी। तो इसमें फ़र्क क्या है कि खुला में उसको कुछ देना पड़ेगा, तलाक़ तफवीज़ में उसको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खामिन उसे खुद कहा है कि तुम जब भी तलाक़ लेना चाहो तुम तलाक़ ले सकती हो। ये क्या है? तलाक़ तफवीज़ है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है, अख़यारुल बलूग़ है। ये हमारी आज की क्या थी? लीगल टर्म्स थी। CRPC खोल लेंगे आप सब लोग। लियान, लियान बेसिकली क्या है? ये लियान जो लफ्ज़ है ये लानत से निकला है। लियान लानत, ये लियान है और ये है लानत। किसकी लानत? ये अल्लाह की लानत है। अल्लाह की लानत किस पे होनी है जनाब? अल्लाह की लानत उस शख्स पे होनी है कि जो शख्स क्या करे? जो शख्स ये करे कि आपको पता है कि इसमें एक ज़ना की अगर हम बात करें तो ज़ना के लिए क्या है? ज़ना के लिए ये हुआ जनाब कि 4 गवाह हैं, और अगर कोई शख्स किसी पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाए और 4 गवाह ना लाए तो फिर वो ख़ुद गुनहगार हो जाता है। और उसके ऊपर कौन सा इल्ज़ाम लग जाएगा? अगर वो 4 गवाह ना लाए तो फिर क्या हो जाएगा? वो कज़फ़, तोहमत। अब क्या है? अब अगर ये है कि खाविंद ही अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाए ज़ना का, क्योंकि ज़ना के इल्ज़ाम में जिसमें कज़फ़ लगता है उसमें पहला इंग्रेडिएंट ये है कि जब कोई शख्स इस नीयत के साथ किसी पर इल्ज़ाम लगाए कि उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाए, और अगर खाविंद अपनी बीवी पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाएगा, क्या खाविंद की इज़्ज़त को नुकसान नहीं पहुँचेगा? तो मतलब यहाँ पर तो इज़्ज़त वाली बात तो नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या है? अब अगर खाविंद अपनी बीवी पर ज़ना का इल्ज़ाम लाए तो उसको भी 4 गवाह लाने चाहिए, पर उसके पास 4 गवाह नहीं। अगर कोई XYZ इल्ज़ाम लगाएगा और 4 गवाह नहीं लाएगा तो फिर वो कज़फ़ का मुजरिम हो जाएगा। बट खाविंद के लिए रियायत रखी गई कि अगर खाविंद अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद अगर वो 4 गवाह ना लाए तो वो कुरान पाक में दिए गए लियान के प्रोसीजर के मुताबिक क्या करेगा? वो अल्लाह की कसम उठाएगा, 4 बार कहेगा कि मैं इल्ज़ाम लगाने में सच्चा हूँ, और फिर कहेगा कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत। तो इस पे बीवी के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम साबित हो जाएगा। और अगर बीवी भी आकर से कसम उठाकर कहे कि मैं कसम उठाकर कहती हूँ कि ये बंदा झूठा है, अगर ये सच्चा तो मुझ पर अल्लाह की लानत। अब मसला ख़राब हो गया। खामिद भी क्या कह रहा है? अगर मैं झूठा तो मुझ पर अल्लाह की लानत। बीवी कहती है अगर मैं झूठी तो मुझ पर अल्लाह की लानत। अब दोनों में से एक सच्चा और एक क्या है? झूठा है। तो ये मामला अल्लाह के पास चला जाएगा और उसके बाद इधर दुनिया में सज़ा नहीं होगी, दुनिया में उनकी आपस में तलाक़ हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लियान। तो लियान क्या है कि लियान कि जब कोई भी खामिंद अपनी बीवी पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाए और उस पर 4 गवाह ना लाए तो वो अल्लाह की कसम उठाकर ये कहता है कि वो इल्ज़ाम लगाने में सच्चा है, अगर वो झूठा तो उस पर अल्लाह की लानत। इस अमल को क्या कहा जाता है? लियान। और लियान के बाद दोनों में क्या हो जाती है? तलाक़ हो जाती है।